हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू जीएस बाय शुभा। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। सो गाइस, चलिए अब अपनी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी में हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। किस किस प्रकार से हमारे संविधान का निर्माण हुआ था, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं कंप्लीट डिटेल में। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स में, ऐसे नहीं है कि मैंने सब कुछ बता दिया, ऐसे ही बस लिखवा दिया और वर्बली बता दिया। नोट्स भी हैं, सबको आराम से इजीली सब नोट्स भी सब अपने बना सकते हैं। और जो नोट्स में वो मैं एक्सप्लेन भी करती चल रही हूँ साथ के साथ। हम अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं अपनी 3 क्लास में? पिछली जो 3 क्लास थी हमारी, जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमारी 3 क्लासेस थी, उसमें हम क्या क्या कर चुके हैं एक बार मैं बता देती हूँ। पहले हमने क्या किया था? पहले हमने किया था संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग किस किस प्रकार हुई थी वो हमने पढ़ा था। देन हमने क्या पढ़ा था? संविधान सभा का गठन किस तरीके से हुआ था, वो हम पढ़ चुके थे। फिर जो हमारी लास्ट क्लास कल की थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था संविधान सभा की कार्यप्रणाली किस तरीके की थी, ये सब हमने डिटेल में जाना था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा की समितियों के बारे में। बड़ी छोटी जितनी भी समितियां थी संविधान सभा में, टोटल जितनी भी समितियां थी उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। मतलब अगर आप इमेजिन करें, खुद को इमेजिन कर कीजिएगा ऐसे कि जब कि हमारा संविधान बन रहा है और खुद को आप वहाँ इमेजिन कीजिए, आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आती चली जाएंगी कि जब हमारा संविधान सभा बन रहा है तो अब आप लोग वहाँ जो संविधान सभा थी वहाँ आप बैठे हैं, खुद को आप पास्ट में ले जाइए। इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो आपको चीज़ें ना रटनी पड़ेंगी ना कुछ करनी पड़ेंगी, इजीली आपके माइंड में सेट होती चली जाएंगी। ओके, तो चलिए अब अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे अब हम? संविधान सभा की समितियां। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। हमारी जो संविधान सभा थी तो उसमें जो संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए उससे संबंधित अलग अलग जो कार्य थे, जो वर्क थे, उनको करने के लिए क्या किया? कई समितियों का गठन किया। अब एक इंसान एक काम को तो कर ही नहीं सकता ना, सबको अलग अलग काम दिए कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो। तो कमेटियां बनाई गई, समितियां बनाई गई और उनके क्या अध्यक्ष, कि आप इस समिति के अध्यक्ष हैं, आप इस समिति के अध्यक्ष हैं, ये सब चीजें बताई गई। ठीक है, इसमें से 8 बड़ी समितियां थीं तथा अन्य छोटी। तो जो बड़ी समितियां थीं कितनी थी? 8 थी, और बाकी जो भी थी सब छोटी समितियां थीं। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं। अब जो बड़ी समितियां थीं और जो छोटी समितियां थीं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम बड़ी समितियों के बारे में पढ़ेंगे और कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे, साथ के साथ ही वो भी हम पढ़ते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहले बड़ी समितियों के बारे में। तो बड़ी समितियों में पहली समिति कौन सी आती है? संघ शक्ति समिति। जो संघ शक्ति समिति थी उसमें जितने भी मामले थे संघ से रिलेटेड वो कौन से किसके अंदर आते थे? वो आते थे संघ शक्ति समिति के अंदर। उसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, जो दूसरी समिति थी संघीय संविधान समिति। कौन सी समिति थी? संघीय संविधान समिति। उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो संघ और संघीय ऐसे याद रखिएगा, संघ और संघीय दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये हमारी 2 समितियां होगी। अब हम आते हैं अपनी तीसरी समिति, प्रांतीय संविधान समिति। जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो प्रांतीय जो संविधान समिति थी, प्रांतों से रिलेटेड जितने भी मामले थे वो कौन देखती थी? ये समिति देखती थी। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सरदार पटेल को बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब अपनी चौथी समिति के
चलते हैं समिति पर। जो प्रारूप समिति थी, जिसने क्या संविधान के ढांचे को, संविधान का, हमारा संविधान किस तरीके का होना चाहिए, ये इस मॉडल को तैयार किया था, तो वो कौन सी थी, हमारी प्रारूप समिति थी। सबसे इंपॉर्टेंट समिति है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे लास्ट में। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर पांचवी समिति जो आती है, पांचवी समिति आती है मौलिक अधिकारों, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, अल्पसंख्यकों, जो माइनॉरिटीज में आते थे जो लोग, एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों, जो जनजातियां आती हैं या फिर बहिष्कृत क्षेत्र हैं, उनसे सलाहकार समिति। तो उनसे रिलेटेड जितने भी मामले थे, जो परामर्शदाता थे, जो लोग थे कि इस ऐसा होना चाहिए, ऐसा इस तरीके का होना चाहिए, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष भी कौन थे, सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस समिति के अंदर जो ये मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय, बहिष्कृत क्षेत्र वाली जो समितियां है, सलाहकार समिति है, इस समिति के अंदर भी 5 उप समितियां आती हैं। ठीक है, अब उन उप समितियों के बारे में जानते हैं। चलिए, मौलिक अधिकार उप समिति, जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो सब कमेटी थी, उप समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ओवरऑल देखा जाए तो सरदार पटेल थे, लेकिन अलग अलग जब इन्हें उप समितियों में बांट दिया गया तो उप समितियों के अध्यक्ष अलग अलग थे। तो ये जो मौलिक अधिकार जो उप समिति थी, फंडामेंटल राइट सब कमेटी थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जेबी कृपलानी थे। दूसरे नंबर पे आती है अल्पसंख्यक उप समिति, जो माइनॉरिटीज की सब कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। फिर तीसरे नंबर पे कौन सी आती है हमारी, तीसरे नंबर पे आती है उत्तर पूर्व, जो उत्तर पूर्व सीमा है, ठीक है, सीमांत जनजाति क्षेत्र, जो उत्तर पूर्व से रिलेटेड जो क्षेत्र आता है, असम को छोड़कर, किसको छोड़कर, असम को छोड़कर, तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र, जो थोड़े थोड़े क्षेत्र छोड़ दिए गए हैं, उसके लिए जो उप समिति थी, सब कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, गोपीनाथ बोरदोलई। कौन थे, गोपीनाथ बोरदोलई थे। ओके, चलिए नेक्स्ट, छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र, जो एरियाज छोड़ दिए हैं या फिर आंशिक रूप से छोड़ दिए गए हैं असम में संचित क्षेत्रों के अलावा, मतलब असम जो क्षेत्र है उसके अलावा, उसकी जो सब कमेटी थी, उप समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, ए.वी. ठक्कर थे। कौन थे उसके अध्यक्ष, ए.वी. ठक्कर। देन हमारी जो पांचवी सब समिति है, सब कमेटी है, वो आती है हमारी, कौन सी है, उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति। कौन सी है हमारी, उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति। इसके अध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या सरदार पटेल के ही अंडर काम करती थी। ओके, अब चलते हैं हम अपनी छठी समिति, छठी कमेटी के पास चलते हैं। इसको कौन सी है ये, प्रक्रिया नियम समिति। जो प्रक्रिया नियम, जो जितने संबंधित जो भी मामले थे वो इस कमेटी में किए जाते थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे इसके अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सातवीं बड़ी समिति आती है राज्यों के लिए समिति, स्टेट से रिलेटेड जो भी मामले थे इस कमेटी में किए जाते थे। राज्यों से समझौते करने वाली, मतलब के जो छोटे छोटे राज्य थे उनसे जो भी समझौते करने हैं, उससे रिलेटेड जो भी मामले थे वो इस समिति द्वारा किए जाते थे। अब इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, इस समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू ही थे इस समिति के अध्यक्ष भी। ओके, अब अपनी लास्ट जो आठवीं बड़ी समिति है वो है हमारी संचालन समिति। उसके अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। जो प्रक्रिया नियम समिति थी और संचालन समिति थी, दोनों मतलब प्रक्रिया नियम को बनाओ और उनको संचालन किस तरीके का करना है, इन सब मामलों से रिलेटेड ये दोनों जो कमेटियां थी, दोनों जो समिति थी, इनके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे।
तो ये तो हो गई हमारी बड़ी कमेटियाँ, बड़ी समितियाँ। अब हम छोटी समितियाँ जो छोटे छोटे मामलों को देखती थी, उनसे रिलेटेड जो समितियाँ बनाई गई थी, अब उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं छोटी समितियों के बारे में। तो पहली समिति कौन सी है? वित्त एवं कर्मचारी, स्टाफ जिसको बोलते हैं समिति, फाइनेंस से रिलेटेड। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी जो छोटी समिति आती है वो थी प्रत्यायक समिति। जो प्रत्यायक कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। कौन थे? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे। अपनी तीसरी छोटी समिति के बारे में जानते हैं, सदन समिति। जो सदन समिति थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया। देखिए, पहले आपको ये बताया जाएगा कि हमारा संविधान बना कैसे, फिर अपने प्रियम्बल के बारे में जानेंगे। ठीक है, धीरे धीरे जानते चले जाएंगे। ऐसे नहीं है कि फर्स्ट चैप्टर में सिटीजनशिप आता है तो मैं उठा के पहले आपको सिटीजनशिप करा दूं। आप सिटीजनशिप के बारे में तभी तो जानेंगे जब आपको पहले अपने संविधान के बारे में अच्छे से पता हो कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें थी, कहाँ से क्या चीज़ आई थी। ठीक है ना, तो पहले मैं वो चीज़ करा रही हूँ, सारी चीज़ होगी, कंप्लीट कोर्स होगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, सारा आपका कोर्स टाइम से कंप्लीट होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस चैनल से जुड़िए। अब हम आते हैं अपनी चौथी समिति के बारे में। जो हमारी चौथी समिति है, छोटी समिति, वो कौन सी है? कार्य संचालन समिति। मतलब कार्य का संचालन किस किस रूप में होना है, कोई भी कार्य है उसका संचालन किस तरीके से होना है। तो इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इसके अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर के.एम. मुंशी को। किसको बनाया गया था? डॉक्टर के.एम. मुंशी को। अपनी पांचवी छोटी समिति के बारे में जानते हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदारक समिति थी। जो हमारा जो नेशनल फ्लैग था उससे रिलेटेड जो भी कार्य थे, जो भी वर्क थे, वो कौन सी समिति देखती थी? वो थी राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदारक समिति। और इसके अध्यक्ष किसको बनाए गए थे? कौन बनाए गए थे? इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हमारी छठी छोटी समिति है संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा के जो कार्य थे उसके लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर। कौन थे? जी.वी. मावलंकर। ओके, चलिए अब अपनी सातवीं छोटी समिति के बारे में पढ़ते हैं। जो सातवीं छोटी समिति थी वो कौन सी थी? सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट था उसके लिए जो समिति बनाई गई थी, उससे रिलेटेड मामलों के लिए जो समिति बनाई गई थी, ये वो थी सातवीं छोटी समिति। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे एस वरदाचारी। कौन थे? एस वरदाचारी। जो कि क्या? जो कि कभी सभा के सदस्य नहीं थे। जो एस वरदाचारी थे ना, वो कभी सभा के सदस्य नहीं रहे। जो संविधान सभा थी उसके सदस्य नहीं थे वो, लेकिन उनको अध्यक्ष बना दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट आठवीं छोटी समिति आती है हमारी मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए समिति। जो मुख्य आयुक्त है, प्रांतों से रिलेटेड के जो मुख्य आयुक्त के जो प्रांत हैं उससे रिलेटेड जो भी मामले थे वो इस समिति में थे, इस समिति में आते थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पी पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? पी पट्टाभी सीतारमैया। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारी जो 9वें नंबर की छोटी समिति है उसके बारे में जानते हैं। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधित समिति। जो संघीय संविधान था हमारा, उससे जो वित्त प्रावधान से मतलब फाइनेंशियली जो भी संबंध रिलेटेड जो भी मामले थे वो इस समिति के अंदर आते थे। और इसकी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे नलिनी रंजक सरकार। कौन थे इसके अध्यक्ष? नलिनी रंजक सरकार। जो कि क्या? जो कि कभी सभा के सदस्य नहीं थे। जो संविधान सभा थे ना, वो कभी उसके सदस्य नहीं रहे थे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारी 10वें नंबर की समिति आती है, छोटी समिति। तो 10वें नंबर की जो छोटी समिति है वो कोई है? कौन सी है? भाषाई प्रांत आयोग। जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी सारे मामले थे वो इस समिति के अंदर आते थे।
क्योंकि भारत में तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, उन चीज़ों को भी तो ध्यान में रखना पड़ता था। तो उससे रिलेटेड जितने भी मामले थे वो ये समिति देखती थी। भाषाई प्रांत आयोग जो थी, ये समिति थी, ये वाली समिति देखती थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे SK डार। तो इनके लिए भी यही है कि ये कभी भी सदस्य नहीं रहे। ये जो संविधान सभा थी ना, SK डार कभी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे। ठीक है। अब 11वें नंबर की छोटी समिति आती है, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति। जो प्रारूप संविधान था उसकी जांच के लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी। जो हमारा प्रारूप संविधान था बनके जो तैयार हुआ था, उसकी जांच के लिए भी कि सही है या कोई चीज़ रह गई है किसी भी तरीके की, उसकी जांच के लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी। जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है। फिर हमारी 12वीं छोटी समिति आती है, प्रेस दीर्घ समिति। जो प्रेस से रिलेटेड जो भी मामले थे वो इस समिति के अंतर्गत आते थे, इस कमेटी के अंतर्गत आते थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? उषानाथ सेन थे। उषानाथ सेन। ठीक है। अब चलिए लास्ट जो हमारी छोटी समिति आती है 13वीं, उसके बारे में जानते हैं। तो हमारी बड़ी समिति कितनी होगी? 8। जो 5वीं समिति थी उसकी और 5 उप समितियां थी। अब जो हमारी छोटी समितियां हैं वो है हमारी टोटल 13। तो इसमें 13वीं समिति के बारे में जानते हैं। नागरिकता तथा तदर्थ समिति। जो नागरिकता थी, जो सिटीजनशिप थी, उससे रिलेटेड जो मामले थे वो इस समिति के अंतर्गत आते थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे S वरदाचारी, जो कभी सभा के सदस्य नहीं थे। जो S वरदाचारी थे, जो कभी क्या रहे? सभा के सदस्य नहीं रहे थे। ओके। तो ये आपकी समितियां हो गई। अब हम किसके बारे में जानेंगे? अब हम प्रारूप समिति, जो सबसे इम्पोर्टेंट समिति है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। प्रारूप समिति के बारे में कि प्रारूप समिति के जो समिति थी उसके सदस्य कौन कौन थे, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए, संविधान सभा के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो संविधान सभा थी, ये की नहीं है, सॉरी का नहीं है, ये की है, ये मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी। जो संविधान सभा थी, संविधान सभा की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। जो संविधान सभा थी उसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी कमेटी थी? प्रारूप कमेटी जो थी, प्रारूप समिति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। जो क्वेश्चन आ जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 1947 को। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जो कमेटी थी ये प्रारूप समिति, इसको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई थी? जो हमारा नया संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, बनकर तैयार होगा, तो उसका एक प्रारूप, उसका एक ढांचा, उसका एक मॉडल तैयार करने की प्रारूप समिति को क्या दी गई थी? जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार है। अब जो ये प्रारूप समिति थी इसमें 7 सदस्य थे, उनके बारे में जानेंगे कौन कौन इसके सदस्य थे। जो BR अम्बेडकर थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, वो तो इसके अध्यक्ष थे, लेकिन उनके अलावा और 6 कौन से सदस्य थे उनके बारे में जानेंगे। चलिए, पहले आते हैं हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो ये क्या है? ये इस समिति के अध्यक्ष हैं, सदस्य भी हैं प्रारूप समिति के और अध्यक्ष भी हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे N गोपाल स्वामी अयंगर। कौन से आते हैं हमारे? N गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे नंबर पे आते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन आते हैं? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे डॉक्टर KM मुंशी, जो कि क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। 5वें नंबर पे आते हैं हमारे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक है। 6ठे नंबर पे आते हैं हमारे N माधव राव। कौन आते हैं? N माधव राव। इन्होंने, जो N माधव राव हैं, इन्होंने BL मित्र, जो BL मित्र थे, की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया। तो जो BL मित्र थे ना,
उनके कुछ हेल्थ इशू थे, हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज थे, उसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था प्रारूप समिति से। तो उनकी जगह कौन नियुक्त हो गए थे फिर? एन माधव राव हो गए थे। इसके सदस्य एन माधव राव बन गए थे। किसकी जगह? बीएल मित्र की जगह। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है आपको कि बीएल मित्र की जगह किसको नियुक्त कर लिया गया था? जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थी, जिसके चलते उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था, तो किसको नियुक्त किया गया था? एन माधव राव को नियुक्त किया गया था। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। अब जो 7वें जो इसके सदस्य हैं लास्ट, उनके बारे में जानते हैं। लास्ट कौन थे? टीटी कृष्णमचारी। कौन थे लास्ट? टीटी कृष्णमचारी। इन्होंने सन 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। अब क्या हुआ था? 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो जो कि कौन थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो उनकी जगह किसको दे दी गई थी या किसने ले ली थी? टीटी कृष्णमचारी ने ले ली थी। आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो हमारी प्रारूप समिति के बारे में जो डिटेल में बताना था मुझे, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। अलग अलग जो समितियां थीं, उनके प्रस्तावों पर विचार करने के बाद क्या हुआ? जो प्रारूप समिति थी उसने क्या किया? भारत का जो संविधान था उसका पहला प्रारूप, पहला मॉडल तैयार कर दिया, बनाकर तैयार कर दिया कि हमारा संविधान क्या किस किस प्रकार से होना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद क्या हुआ? इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। अब फरवरी 1948 में जो प्रारूप समिति थी, इसने इसको क्या किया? प्रकाशित कर दिया, सबके सामने दिखा दिया कि हमने ऐसा मॉडल अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का इस तरीके का मॉडल हमने बना के तैयार किया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। अब जो इंडिया के लोग थे, उनको जब सारी चीज़ें दिखा दी गई, तो अगर उनको इससे में कोई भी संशोधन करना है या कोई भी चर्चा करनी है, उन्हें कुछ भी तरीके का कोई भी सजेशन देना है, तो उसके लिए क्या किया? उनको 8 महीने का समय दिया गया कि आपके पास 8 महीने का टाइम है, आप इसको ठीक से जान लीजिए, देख लीजिए। अगर आपको कुछ भी कमी लगती है किसी भी तरीके की, तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझाव के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया। अब क्या हुआ? कुछ लोगों को कुछ परेशानी थी, कुछ लोगों ने कुछ सुझाव दिए, कुछ लोगों ने कुछ शिकायत करी, कुछ लोगों ने कुछ आलोचना करी। तो सबको मद्देनजर रखते हुए, सबको देखते हुए क्या हुआ? दूसरा प्रारूप तैयार किया गया। किस किस चीज का? प्रारूप समिति का। क्या किया गया? दूसरा मॉडल बनाकर तैयार किया गया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। अब फरवरी में तो पहला जो प्रारूप था वो दिखाया गया और 8 महीने का टाइम दिया गया लोगों को कि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन देना है, किसी भी तरीके का कोई आलोचना की शिकायत है, जो भी है आप बता सकते हैं। आपको 8 महीने का टाइम है। उसके बाद उन्होंने शिकायतें भी की, आलोचना भी की, सजेशन भी दिया लोगों ने। फिर क्या किया? फिर दोबारा से मॉडल तैयार किया गया, जिसको कब प्रकाशित किया गया? अक्टूबर 1948 को, जिसको दोबारा से प्रकाशित किया गया। ठीक है, चलिए। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। जो प्रारूप समिति थी उसने कितना टाइम लिया था अपने प्रारूप को तैयार करने के लिए, अपने मॉडल को तैयार करने के लिए? 6 मंथ से भी कम का समय लिया था। इस दौरान कुल 141 बैठक हुई थी। इस दौरान कितनी बैठकें हुई थी? 141 बैठकें हुई थी इस दौरान। ठीक है, आई होप आपको ये समिति वाली क्लास बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। गाइस, प्लीज़ आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है।
आपको कुछ किसी भी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन चाहिए या कंटेंट में कोई प्रॉब्लम हो, किस तरीके का चाहिए, आप प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट करें कमेंट में। ठीक है, वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाइए जो कंप्लीट डिटेल में पढ़ने चाह रहे हैं, जो लोग पॉलिटी को उन तक भी पहुंचाइए। अब 1-2 दिन में क्या होगा, आपकी साइंस की क्लास भी शुरू कर दी जाएगी इस चैनल पर। वो भी डिटेल में, कंप्लीट डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की जाएगी कि जिसको साइंस बिल्कुल नहीं आती ना, वो भी इजीली सीख जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम संविधान का जो प्रभाव में आना, किस तरीके से जो संविधान प्रभाव में आया था उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस।